अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर टॉपिक नंबर 1.7 हाइपोथेसिस थ्योरी। हाइपोथेसिस जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि हाइपोथेसिस जो है वो एक सजेशन ऑफ एक्शन होता है जो कि हम कोई भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम अंदाजे से या कोई हम सजेशन देते हैं या कोई प्लान बनाते हैं कि हाँ हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो है वो हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है? हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए जो कि हम अवेलेबल डाटा और जो हमारे जितना भी डाटा जिसकी मदद से हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया होता है, रिकॉग्नाइज किया होता है, उस प्रॉब्लम का हम एक जो है वो ख़याल तो नहीं कह सकते, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कि हम सजेशन हाइपोथेसिस या एक प्रेडिक्शन करते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और ये मतलब यह हाइपोथेसिस जो हमने प्लान बनाया है या हमने जो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ढूंढा है माइट भी जो है वो एप्लीकेबल हो इन फ्यूचर, माइट भी जो है वो ना हो, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये टेंटेटिव का मतलब कि ये पूरी तरह से अग्रीड नहीं होता है, मतलब ये माइट बी की बेसिस पे आता है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल डाटा। हाइपोथेसिस जो है वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब हमने जो पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उनकी बेसिस पर, तजुर्बे की बेसिस पर और जो अवेलेबल डाटा होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसकी बेसिस पर जो है वो हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और एक प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ इसको हम इस तरीके से टेस्ट, मतलब इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अगर हम ये तरीका अपनाएं तो इसका रिज़ल्ट ये आ सकता है, ये वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रिडिक्शन होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि एडिशनल ऑब्जर्वेशंस मीन्स हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं एज एन ऑब्जर्वेशन और देखते हैं कि अच्छा इसका इतना परसेंट 100% रिजल्ट आया है या कितने परसेंट रिजल्ट आया और ये एप्लीकेबल है कि नहीं, और ये मतलब हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं। तो इसको हम मतलब एडिशनल, इसका मतलब होता है एडिशनल ऑब्जर्वेशन करके हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उसके रिजल्ट निकाल कर उसको ऐसे एडिशनल रिजल्ट्स रखते हैं। In deduction based science, deduction usually makes or takes the form of predictions about what outcomes of experiments or observations। अच्छा, अब वो कहने का है जो डिडक्शन बेस्ड साइंस होती है, डिडक्शन जो है उसको जो है वो हम बेसिकली प्रेडिक्शंस की फॉर्म में लेते हैं। हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है, हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास स्टेप आता है डिडक्शन का बायोलॉजिकल मेथड में ना। तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, हमने एक सजेशन तो नहीं बनाया होता, बहुत सारे हमने सॉल्यूशंस निकाले होते हैं, प्लान बनाए होते हैं, फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, एडिशनल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा इस मेथड को यूज़ करके हमारे पास इतने परसेंट रिजल्ट आ रहा है या ये मेथड जो है वो इतना फेवरेबल है हमारे लिए। तो इन सब को जो है वो हम क्या कहते हैं डिडक्शन, फिर हम उस बेसिस पे करते हैं। जो प्लान हमारे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो हम उसको डिड्यूस कर देते हैं और जो प्लान जो है मतलब फिर हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि अच्छा ये हमारे पास 55% जो है वो हमारे फेवर में आ रहे हैं या अच्छा रिजल्ट है या 65, तो उस बेसिस पर हम फिर डिडक्शंस करते हैं और हाइपोथेसिस फिर एंड पे वही सिलेक्ट होता है जो कि वही इम्प्लीमेंट होता है। टेस्ट तो हम सब करते हैं लेकिन फिर एक हाइपोथेसिस जो है वो हमारा एज अ सोल्यूशन बनता है अल्टर हो गई डिडक्शन से। चेंजेस भी करते हैं हम डिडक्शंस के अंदर ताकि उस जो है प्लान को उसको कामयाब कर सकें। We should expect if a particular hypothesis is correct, we then test the hypothesis by performing the experiment to see whether or not results are predicted। तो जैसे कि मैंने बताया कि फिर हम उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं छोटे लेवल पर, और अगर रिजल्ट जो है हमने प्रिडिक्ट किया और जो हमने सोचा वही आए तो फिर हम जो है उसको लॉजिकली करते हैं, जिस तरीके दिस डिडक्शन रीजनिंग टेक्स अ फॉर्म ऑफ इफ एंड देन लॉजिक। ठीक है, रिजल्ट अगर हमारी प्रोडिक्शन के मुताबिक आता है तो फिर हम, अगर प्रोडिक्शन के मुताबिक, अब ज़रूरी तो नहीं कि प्रोडिक्शन आपने गलत भी की होती है, तो अगर हमने प्रिडिक्ट किया कि अच्छा ये अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो इसका जो है वो 25% आएगा और एक तरीका जो है वो 55% आएगा। दोनों हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपके
जो आपने सोचा था उस मुताबिक आता है रिजल्ट, तो फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट सही है और कौन सा नहीं सही। थ्योरी, तो अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हाइपोथेसिस। अ साइंटिफिक मतलब एक थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है, हमने ये पढ़ना, ठीक है। अ साइंटिफिक थ्योरी इज़ मच ब्रॉडर इन स्कोप देन अ हाइपोथेसिस। Compared to any one hypothesis, a theory is generally supported by more evidence. अच्छा, फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया हुआ साइंटिफिक थ्योरी और हाइपोथेसिस में, कि हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारे पास एक छोटा सजेशन होता है, वो उसकी जो स्कोप है वो इतना वाइड नहीं होता है, ठीक है। एक हमने सोचा है इसका ये आंसर है, लेकिन थ्योरी हाइपोथेसिस तो हमने अपनी सोच से तैयार किया होता है, या तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, या फिर हमने हमारे पास जो अवेलेबल डाटा होता है, ठीक है। लेकिन जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो एकदम से नहीं बनती, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बेस होती है, ब्रॉडर स्कोप होता है। उसकी बेसिस थ्योरी बनाने के लिए आप, वैसे देखा जाए तो थ्योरी का पार्ट होता है हाइपोथेसिस। पहले एक आइडिया आपके पास आया तो आपने उसके बारे में सजेशन बनाया, सोचा, हाइपोथेसिस, वो एक हाइपोथेसिस है। लेकिन जो रिडक्शन से गुजर के, एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद जो रिज़ल्ट आपका आता है कोई भी बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, उसको हम थ्योरी कहेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि वो प्रूव्ड होता है, सारे एविडेंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, टेस्टिंग होती है, डिडक्शंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो पूरे इन स्टेप से गुजरने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। और हाइपोथेसिस तो एक सजेशन होता है, एक आइडिया होता है जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जैसे मतलब चाहिए कि एक टेंटिव आइडिया होता है, एक आंसर टू अ क्वेश्चन होता है, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी नहीं होता। थ्योरी जो है वो फुली प्रूवन होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, और थ्योरी तब भी बनती है जब सब कुछ जो है, हर चीज़ का एविडेंस हो और सही हो। In spite of the body of evidence supporting a widely accepted theory, scientists must sometimes modify or even reject theories when a new research method produces results that do not fit. अच्छा, समटाइम्स जब अगर एक बायोलॉजिकल मेथड परफॉर्म कर रहे हैं रिसर्चर या साइंटिस्ट, अगर कोई थ्योरी बना रहे हैं, थ्योरी बन गई है, लेकिन जो उनके पास एविडेंस है वो उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। अगर उन्होंने किसी थोड़ा थ्योरी को फॉलो करते हुए कोई, एक उन्होंने थ्योरी बनाई, फिर उसको फॉलो करते हुए कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, लेकिन जो उनके पास प्रूफ है वो जो है उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका एविडेंस नहीं दे रहा, तो साइंटिस्ट जो है वो या तो उस थ्योरी को मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें चेंजेस ले आते हैं, ताकि जो एविडेंस है उसके मुताबिक थ्योरी को एम्पलीफाई कर सकें और या इम्प्लीमेंट कर सकें, या फिर उन थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको मतलब उन्होंने जो मेथड परफॉर्म किया होता है रिसर्च करते हुए वो उस थ्योरी के मुताबिक नहीं होता, तो उनकी एक ये न्यू रिसर्च निकल आती है कि हमने इस थ्योरी के मुताबिक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हमारे सामने चेंज रिज़ल्ट आया है, तो इसका मतलब कि वेरिएशन आ गई है। फिर उनके पास एक नई रिसर्च रहती है, फिर वो उसको प्रूव करने के लिए न्यू एविडेंस इकट्ठे करते हैं और एक नई बायोलॉजिकल थ्योरी बन जाती है, ठीक है। A theory that has been verified and appears to have wide application may become biological law. For example, Mendele's law of inheritance. ऐसी थ्योरी जो कि वेरीफाइड हो, जिसका एविडेंस प्रूवन हो और जिसकी वाइड एप्लीकेशन हो। वाइड एप्लीकेशन मतलब अगर हम उस थ्योरी के मुताबिक कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसका आंसर जो है वो प्रेडिक्शन के मुताबिक आता है, उस थ्योरी के लॉज के मुताबिक आता है, तो उसको फिर हम बायोलॉजिकल लॉ कहते हैं। और इसके एग्जांपल हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। बॉक्स पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। तो ये डाटा की इन्फॉर्मेशन है कि जो हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। First, data is collected, then data is organized by using techniques such as tables and graphs. ये तो मैं मतलब पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स की सूरत में या ग्राफ्स की सूरत में। To predict on the basis of data is called analysis. फिर हम उन जो डाटा की उस डाटा को एनालाइज करते हैं, उस डाटा को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसकी बेसिस पे जो हम आंसर बनाते हैं उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा इज़ डन बाय मींस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसके लिए जो हम लॉ यूज़ करते हैं वो रेशियो और प्रोपोर्शन का है। जिस वक्त मैंने ये बुक पढ़ी थी, या मैंने 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी थी, तो तब हमारा प्रॉपर पूरा एक टॉपिक हुआ करता था, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाटा एनालिसिस। तो आपके लिए छोटा सा बॉक्स है, तो आप प्लीज़ इस बुक्स को लाजमी याद करिएगा।
ओके, टॉपिक 1.8 मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गया। अब इस तरीके आप इस एग्जांपल को पढ़ेंगे तो आपको बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, जितने भी हमने पीछे स्टेप्स पढ़े। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है मलेरिया, जो कि एक डिजीज़ है। मलेरिया है क्या, अब ये पढ़ लेते हैं हम। मतलब मलेरिया की डेफिनेशन, हाँ, सिम्टम्स वगैरह नीचे लिखे चले पढ़ते हैं। Malaria has killed more people than any other disease. The malaria is an example of a biological problem and how such problems can be solved. मलेरिया जो है वो पिछले वक्तों में जो है वो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, जिसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल से मिला था। मलेरिया जो है वो हमारे पास जब ओरिजिन हुआ मलेरिया का, तो एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, और बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई थी मलेरिया की वजह से। उसके कोविड से पहले जो थी वो मलेरिया ऐसी बीमारी थी जिसने बहुत सारे लोगों को मार रहा था, और ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उस टाइम की। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड अपनाया गया था, हम उसको पढ़ेंगे। सिम्टम्स क्या थे मलेरिया? अगर द पेशेंट ऑफ मलेरिया फील्स वेरी चिल्ड एंड कोल्ड, तो जब इंसान को मलेरिया होता था तो उनको गूज़बम्स आ रहे थे, तो उनको बहुत सर्दी लगती थी और मतलब ठंडे हो जाते थे, उनका जिस्म ठंडा पड़ जाता था। टेम्परेचर राइजेस, खैर जिस्म ठंडा नहीं पड़ता था, जिनको बुखार होता था, और आपको पता है जब बुखार होता है तो क्या सिचुएशन होती है, सर्दी लगती है, चिल्स आते हैं, तो ये वो सीन बता रहे हैं। His temperature rises above normal value of 98.6 Fahrenheit, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है। The patient suffers from headache and has feeling of nausea. After some time the person begins to sweat, feels better. अच्छा, तो पहले तो इंसान को सर्दी लगती थी पेशेंट को, फिर उसको बुखार होता था, फिर उसके सर में दर्द होती थी, जिस्म में दर्द, गर्दन में दर्द, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह जो है उससे फील होता था, और एनर्जी डाउन, और फिर उसको स्वेटिंग होती थी, और फिर थोड़ा बेहतर फील होता था। द होल सीरीज ऑफ इवेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर every 24 or 48 or 72 hours depending upon the species of plasmodium. तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है या मेन सोर्स है, जो कि मच्छर है, जो कि मलेरिया कोज करता था और फैलाता था। कोज ऑफ मलेरिया, तो सबसे पहले सबसे पहले मेथड का स्टेप था रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया मलेरिया। अब हम पढ़ेंगे कोज, अच्छा नहीं, अभी रिकॉग्नाइजेशन कर देंगे, कोज ऑफ मलेरिया में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। बाय अडॉप्टिंग द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इट वाज प्रूव दैट मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो हमने बायोलॉजिकल मेथड जब अप्लाई किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें पता चला कि जो मलेरिया है वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से। Recognition of problem. Malaria was a problem since ancient time, but its cause was not known. मलेरिया जो है वो एक बहुत पुरानी बीमारी थी, लेकिन इसका कोज अभी तक किसी को पता नहीं था। तो मतलब रिकॉग्निशन तो हो गई थी, लेकिन हमें कोज नहीं पता था। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे। सेकंड स्टेप, ऑब्जर्वेशंस लेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। इन 19th century many different causes of malaria were being suggested. By that time there were 4 major observations about malaria. उस टाइम जो है ऑब्जर्वेशन जो थी वो 4 मेन थी। फर्स्ट क्या है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मार्शी एरियाज मतलब पानी वाली जगह, मार्श जहाँ पे हो, पानी इकट्ठा हुआ हो, गंदा पानी हो, और पौधे वगैरह ऐसे नाले, ठीक है। फिर क्यूनिन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनिन जो है वो एक ड्रग जो है वो यूज़ होता था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। और क्यूनिन जो है वो एक जड़ी बूटी, मतलब आपको पता हो तो जो मेडिसिन है वो हमारे पास प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो क्यूनिन एक ड्रग जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था और एज अ मेडिसिन के तौर पर मलेरिया के लिए काम करता था। और रिज़ल्ट क्या था कि इस मतलब ये इफ़ेक्टिव था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शिस के साथ कोई रिलेशन है, कि उस जगह पे या तो मार्श वाटर की वजह से, या मतलब उस जितना भी इन्वायरमेंट है ना मार्शी एरियाज़ का, उसकी वजह से मलेरिया होता है। सेकंड क्यूनिन, तो ऐसी कोई चीज़ मलेरिया को कॉज कर रही है जो कि
क्यूनिन ड्रग जो है वो उस चीज़ का खात्मा कर सकता है। सेकंड, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मार्श का पानी है, जो गंदा पानी होता है, पानी जमा होता है, वो उसको पीने से जो है वो नहीं होता मलेरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके इन्वायरमेंट में कोई चीज़ है, पानी में नहीं है। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो है वो वायरस था, जो कि बैक्टीरिया या वायरस आप लोग कह दो, जो कि मलेरियल पेशेंट के टेस्ट में पाया गया था। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वो पानी के थ्रू तो इंसान की बॉडी के अंदर नहीं जा रहा था, फिर किसी और चीज़ की वजह से वो जा रहा था, या तो हवा में या फिर, तो ये हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे तो हाइपोथेसिस क्या बनाया था? बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन, following hypothesis was formulated by the French physician Leverin in 1882. Plasmodium is a cause of malaria. तो हाइपोथेसिस ये बना कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कोस करता है। ठीक है, फिर डिडक्शन, although hypothesis is a tentative idea, the draw deductions it is okay, to draw deductions it is accepted to be true. One of the deductions from the above hypothesis was, if Plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have Plasmodium in their blood. ठीक है, अच्छा, किसी भी हाइपोथेसिस में डिडक्शंस करने के लिए उस हाइपोथेसिस को मतलब थोड़ी देर के लिए सच मानना चाहता है। तो फिर हमने ऐसा माना कि अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपने ये हाइपोथेसिस बनाया है, ये सोचा है कि अच्छा मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो इसकी डिडक्शन क्या है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर हर पेशेंट जो कि मलेरिया का है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। दिस डिडक्शन वाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब इस डिडक्शन को असल साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, ब्लड ऑफ 100 पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग कंट्रोल group. The blood of 100 healthy persons was also examined under microscope. 100 मलेरियल पेशेंट का जो है वो टेस्ट किया गया ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप, और 100 हेल्दी पेशेंट्स का, ताकि देखा जाए कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है कि नहीं। तो रिजल्ट क्या है? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. Only 7 out of 100 healthy persons had plasmodium in their blood. Other 93 healthy persons were without any trace of plasmodium in their blood. अच्छा जी, तब वो बता रहे हैं कि सब मलेरियल पेशेंट्स के अंदर तो प्लाज्मोडियम था ही था, तो लेकिन जो 100 हमने हेल्दी पेशेंट्स लिए थे उनके अंदर भी 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया था और 93 में नहीं था. In the 7 healthy persons with plasmodium in their blood, plasmodium was in incubation period. The incubation period is time between the entry of parasite in the host and the appearance of the symptoms of disease. After a few days, those 7 healthy persons become ill with malaria. अच्छा, जिन्होंने कहा कि हमने जब टेस्ट किया उन 7 हेल्दी पर्सन्स का खून, उनके प्लाज्मोडियम को टेस्ट किया, तो हमने पता किया कि वो इंक्यूबेशन में थे. अच्छा जी, तो इंक्यूबेशन का मतलब कि को जो भी अगर होस्ट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फुली तरह इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें वो चीज़ जो है वो बन रही होती है, फुली तरह से वो अपना जो उसका असली रूप होता है या फुली जो उसकी ऑर्गेनिज्म या उसकी फंक्शनल फॉर्म होती है उसके अंदर नहीं आई होती. तो वही वो बता रहे हैं कि हमने जब उन 7 बंदों का प्लाज्मोडियम टेस्ट किया तो उसमें हमें पता चला कि प्लाज्मोडियम जो है वो अपने इंक्यूबेशन स्टेट में है, वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ कि वो जो है वो बाहर, मतलब अभी वो एक अपनी कैप्सूल के अंदर या वो अपनी एक ऐसी स्टेट के अंदर है कि उसके अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपना असर दिखाए और लोगों को बीमार करे. जब उसका इंक्यूबेशन स्टेट ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और लोगों को मलेरिया जो है उसकी डिजीज़ में डेवलप करेगा, उनके सिम्टम्स नज़र आएंगे. तो वही बात हुई कि आफ्टर फ्यू डेज़ वो सातों के साथ जो थे बंदे उनको मलेरिया हो गया. Results were quite convincing to prove the hypothesis that Plasmodium is the cause of malaria.
तो रिज़ल्ट जो थे उनसे ये तो बात कन्विंस हो चुकी थी कि हाँ प्लाज्मोडियम ही जो है वो मलेरिया का कॉज है, इससे हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट साबित होता है। Reporting the results of these experiments were announced worldwide, which helped to control malaria. रिज़ल्ट जो थे वो जो है वो पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिए गए ताकि मलेरिया से बचने में लोगों की मदद की जाए। स्प्रेड ऑफ मलेरिया। बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। अच्छा जी, बायोलॉजिकल मेथड को परफॉर्म करते हुए ये पता चला कि मॉस्किटोज मच्छर जो है वो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। मतलब प्लाज्मोडियम जो ट्रांसफ़र होता है वो किससे होता है? मच्छरों की वजह से। रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम भी सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो मैं सोल्व कर दी, सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम पहले क्या थी? रिकॉग्निशन की कॉज क्या है। पहली प्रॉब्लम थी हमारे पास कि कॉज क्या मलेरिया की। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास कि अब स्प्रेड ऑफ मलेरिया क्यों है, किस वजह से है, कैसे रोका जाए। अभी तो हम पूछ रहे हैं क्यों है, ठीक है। कैसे रोका जाए तो वो बाद में देखी जाएगी। Malaria is a fatal disease since ancient times. After the confirmation that malaria is caused by Plasmodium, it was important to find how Plasmodium gets into the blood of men. This disease was more common in areas near stagnant water ponds where mosquitoes breed. It was found that malaria is associated with marshes. Drinking water of marshes does not cause malaria. अच्छा, मेरे को तो पता था कि जो मलेरिया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी पुराने वक्तों में। तो हमें इतना तो पता कंफर्म हो चुका था कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कोज होता है, लेकिन हमें ये फाइंड करना था कि प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में कैसे आता है। तो हमें इतना तो पता था कि ये जो मलेरिया जो है वो उन लोगों में पाया जाता है जो कि ज़्यादा मार्शेस के करीब रहती हैं, या स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है पाउंड्स में पाउंड्स नहीं, पॉन्ड्स में, या मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो छप्पड़ कहा जाता है, ऐसे जहाँ पे ना पानी इकट्ठा हुआ होता है, चाहे वो साफ़ हो या गंदा हो। तो उस जगह पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करती है। हमें ये इतना पता है कि प्लाज्मा कह रही हूँ, जो मलेरिया है वो मार्शिस से रिलेट करता है, और दूसरा कि उस पानी को पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चला? फ्रॉम दीज पॉइंट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट प्रेजेंट इन द मार्शी वाटर। इस बात से हमें इतना तो पता चला कि प्लाज्मोडियम जो है वो उस पानी में तो प्रेजेंट नहीं होता है। सो प्लाज्मोडियम मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। प्रॉब्लम इज दिस स्टडी was to find that agent। अब हमें इतना तो पता था कि वो पानी में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उस पानी के इर्द गिर्द कोई चीज़ आती है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है। तो प्रॉब्लम में ये था, हमें ये फाइंड करना था कि वो एजेंट क्या है जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? An American scientist A.F.A. King listed 20 observations in 1883 about spread of malaria. Some important observations were 20 जो है वो साइंटिस्ट ने बनाई है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सी है। People who slept outdoor were more likely to get malaria than those who slept indoors। जो लोग अपने घर से बाहर कमरे में सोते थे उनको इतना मलेरिया का खतरा नहीं था जितने लोगों को बाहर था जो खुले आसमान के नीचे सोते थे। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets। जो कि मच्छरदानी के अंदर लोग सोते थे या नेट के अंदर सोते थे उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे, rather than people जो कि ऐसे ही खुली ज़मीन ना ऊपर कोई चादर लेना, कोई फाइन नेट्स नहीं यूज़ करते थे, उनको ज़्यादा खतरा होता था। People who slept near smoky फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। जो लोग आग के करीब सोते थे, आग जला के सोते थे, उनको भी मलेरिया होने के चांसेस कम थे। तो ये हमारे पास तो इतना अब हमें ये पता चलता है कि एक तो फायर से वो चीज़ जो है वो डरती है और ख़ात्मा हो जाता है उस चीज़ का जो प्लाज्मोडियम कैरी कर रही है। दूसरा, नेट के अंदर जो है वो चीज़ एंटर नहीं कर पाती है। तीसरा, बाहर खुले आसमान के नीचे वो चीज़ ज़्यादा जो है वो खुली फिर रही है। अब हाइपोथेसिस क्या बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटोज जो है वो आग से डरते हैं, आग से के धुएं से मर जाते हैं,
दूसरा नेट्स के अंदर नहीं जा सकते और घर में नहीं इतने होते जितने कि बाहर खुले आसमान के नीचे होते हैं। तो इससे हाइपोथेसिस ये बना कि जो मच्छर है, मॉस्किटोज़ हैं, वो प्लाज्मोडियम जो है वो कैरी करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं और मलेरिया को कॉज करते हैं। अब रिडक्शन क्या है? फॉलोइंग रिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस ट्रू। इस हाइपोथेसिस को सच मान के जो है फॉलोइंग रिडक्शंस की गई। पहली ये, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। अब हम मॉस्किटो को टेस्ट करेंगे कि अगर अच्छा मॉस्किटो मच्छर जो है वो मलेरिया कोज कर रहा है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। रिडक्शन टू, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। और ये भी सोचेगा कि अगर मच्छर किसी मलेरिया पेशेंट को काटेगा तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर जाएगा और वो जब किसी और को जाकर काटेगा तो उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर in order to test the above deductions, many experiments were performed. Experiments of Ronald Ross. अभी साइंटिस्ट रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट है। ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1897। अब इसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? He allowed female Anopheles mosquitoes to bite a malarial patient. उसने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया या ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की कि वो एक मलेरिया पेशेंट को काटे। He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. फिर उसने उस मच्छर को मार दिया कुछ दिनों के बाद, देखा तो उसकी जो स्टमक थी उसके अंदर प्लाज्मोडियम की जो मिकदार थी वो डबल हो चुकी थी। मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम जो था उसके अंदर गया और ग्रो कर चुका था। नेक्स्ट रोज यूज्ड स्पैरोज इन हिज एक्सपेरिमेंट। फिर उसने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्पैरो यूज़ की। ही अलाउड फीमेल क्यूलियस मॉस्किटो टू बाइट द sparrows suffering from malaria. He then allowed these mosquitoes to bite healthy sparrows. After a few days, these sparrows become ill with malaria. तो ये बात भी इस एक्सपेरिमेंट से सच होगी कि मॉस्किटो जब एक मलेरियल पेशेंट को काटेगा उसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर जाएगा, जब वो दूसरे पेशेंट को काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings. An Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. The person later became ill with malaria. तो उसने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को जो है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया इंसानों के ऊपर। उसने एक एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को कटवाया, फिर उसको कुछ दिन ज़िंदा रखा और फिर उसको एक हेल्दी पर्सन को कटवाया तो कुछ दिनों के बाद उस पर्सन को मलेरिया हो गया। तो इससे हमारे जितने भी हमने हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन की थी वो सच साबित होती है। रिजल्ट्स, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये हेल्दी स्पैरो थी, इसको क्यूडलेस ने काटा और वो सिक में तब्दील हो गया। ये जो था वो हेल्दी सिक मैन था, उसको काटा, उसने हेल्दी को काटा तो वो फिर से सिक हो गया। When a female mosquito pierces the skin with the mouth parts, a small amount of saliva is injected into the wound before drawing blood. The saliva prevents the blood from clotting in the food canal of the mosquito. अच्छा जी, तो जब एक फीमेल मॉस्किटो आपकी स्किन को काटती है, पियर्स करती है अपने मुंह से, तो उसका सलाइवा जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपकी स्किन पे या ब्लड पे शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है कि वो जब खून पीती है या मच्छर खून पीता है तो उसके मुंह में जो है वो उसका जो फूड की नाला होता है उसके अंदर खून क्लॉट ना कर ले, जमा ना हो जाए, जम ना जाए, वरना तो वो मर जाएगी और खून ही नहीं पी पाएगी। तो उसका सलाइवा जो है मतलब आप सोचें कि उसके सलाइवा में ऐसे कौन इतने केमिकल्स होते हैं जो कि खून को जमने से रोकते हैं। अब ये यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ब्लू के नीचे आ रहा है। तो वन विजिटर मीन्स ट्रांसमिटर, any organism which carry a parasite and transfer it from one organism to another is called vector. Okay, अच्छा, वेक्टर की डेफिनेशन है कि वेक्टर हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक ट्रांसमिटर के तौर पर काम करता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म कोई पैरासाइट लेकर जा रहा है और अगर वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। डेंगू फीवर या डेंगी फीवर हम जिसको कहते हैं, इट इज़ कोज्ड बाय डेंगी वायरस एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एडिस aegypti which has zebra like white black strips on its body.
Typical case of dengue hemorrhage fever is, oh my god, hemorrhage भी होता है, अच्छा. Dengue hemorrhage fever is characterized by high grade fever, bleeding from nose, blood in urine and enlarged liver, etc. There is no specific antiviral drug available for the treatment of patients suffering from dengue fever. The second attack can be more serious and dangerous. The best prevention is personal protection from mosquito bite and measures to prevent mosquito breeding. डेंगू फीवर जो है वो हमारे पास डेंगू वायरस की वजह से होता है, जो कि एक मॉस्किटो जो एडिस एग्यूपेटी एक स्पेसिफिक मॉस्किटो है जिसके ऊपर ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती हैं ज़ीब्रा की तरह, और ये कॉज करता है. टिपिकल जो हमारे पास डेंगू मिलिश फीवर है उसके अंदर हमारे पास सिम्टम्स उसके अंदर के हाई ग्रेड फीवर होता है, ब्लीडिंग होती है नोज से या ब्लड आता है यूरिन के अंदर या लिवर में डिसफंक्शन होता है, और इसका अभी तक कोई एंटीवायरल ड्रग जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इलाज नहीं मिला है. इसकी प्रिवेंशन ही है. सेकेंड अटैक जो है वो ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, तो इसकी प्रिवेंशन में एक अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो लोशंस यूज़ करें, मॉस्किटो बाइट से बचें और मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए कंडीशंस को अनफेवरेबल करें. ठीक है, ये आपके टेबल एक बना हुआ है या चार्ट बना हुआ है, ब्लॉक डायग्राम से बनी हुई है आपके इस मेथड की. तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, डेवलप हाइपोथेसिस, मेक डिडक्शंस, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है. कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या फ़र्क है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर ना पता चले तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. फिर है इनफिर रिजल्ट, क्या आप उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट करें. हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड और हाइपोथेसिस पर, अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट ना होगा तो फिर दोबारा से न्यू हाइपोथेसिस पे चले जाएगा, और अगर हो गया तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में भी फर्दर रिसर्च करेंगे, थ्योरी बनाएंगे, और वो अगर सही थ्योरी होगी तो वो प्रिंसिपल बन जाएगी. तो यहाँ पर अब समरी आ जाती है. समरी में क्या है, साइंस इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस. साइंस की डेफिनेशन, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी की डेफिनेशन, द होली कुरान इंस्ट्रक्ट्स अस टू स्टडी लाइफ. जो हमने होली कुरान की वो पढ़ी थी आयात जिनके अंदर हमारे पास लाइफ के बारे में लाइफ के प्रूफ्स दिए गए थे. बायोलॉजी हैज़ मैनी डिवीजन एंड सब फील्ड्स. बायोलॉजी इज रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. ये हमने सारी ब्रांचेस पीछे पढ़ी हैं. मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर डिपार्टमेंट directly are dependent directly or indirectly on the study of biology. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये करियर्स थे जो कि हमने पढ़े थे. साइंस और कोलैबोरेटिव फील्ड, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा. साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टम ऑफ observing, recognizing problem, developing a hypothesis, making a prediction that can be tested, performing experiments and drawing conclusions from the result that support to justify the hypothesis. ये सबकी डेफिनेशन है. ठीक है. डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. ये डाटा की डेफिनेशन है. हाइपोथेसिस अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन. ये एक लाइन की हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है. डिडक्शन इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस. डिडक्शन क्या है, एक हाइपोथेसिस की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है. साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमेना इन द नेचुरल वर्ल्ड. ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है. साइंटिफिक थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ some aspects of natural world. It is based on the facts that have been repeatedly confirmed through observations and experiments. Scientific theory जो है वो explanation होती है नेचुरल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स से जिनको फैक्ट्स के और एविडेंस की बेस पे बहुत कंफर्म किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है. साइंटिफिक लॉ इज अ स्टेट दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जर्वेबल occurrence in nature that happens to always be true. साइंटिफिक लॉ ऑलवेज ट्रू होता है. ठीक है, आगे एक्सरसाइज आज के लिए बस इतना ही. एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाकी चीज़ें हम कल करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच.